हेलो 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 बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग ऑल। कैसे मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? कैसे हो बेटा? सब सही चल रहा है? मजे में पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? मन लगा के डेली थोड़ी थोड़ी। नमस्कार बेटा। हेलो हेलो। अल्फा चार्ली माइक टेस्टिंग। चलो, ऑल क्लियर। चलिए, तो वीडियो एंड ऑडियो ऑल क्लियर, तो फिर हम क्लास को कर सकते हैं स्टार्ट। तो चलो फिर देरी किस बात की है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस बेटा वही रिक्वेस्ट है, बैकलॉग नहीं रखने हैं, क्योंकि जो पहली मतलब जो आगे आने वाली क्लासेस होती हैं वो पिछली क्लास से कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर आपको पूरा अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग रखना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझने हैं तो बैकलॉग नहीं रखने हैं बेटा। बस मैं आपसे हर क्लास में यही एक प्रॉमिस मांगती हूँ कि किसी भी तरह, कैसे भी करके, एक असाइनमेंट की तरह इसको लेकर कि भैया कैसे भी करके लेक्चर निपटाने हैं, बैकलॉग नहीं रखना। बस ये अपने जीवन का एम बना लो, बाकी सब अपने टीचर्स पे छोड़ दो, हम कर लेंगे बेटा। ठीक, चलिए फिर मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में बेटा हमने स्टार्ट कर दिया था एम फेज, दैट इज द माइटोटिक फेज, जिसमें पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे बेटा और फिर हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस में मैं आपको बता रही थी कि हम 4 फेजेस में कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन को पढ़ेंगे। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और देन टीलोफेज। तो पिछली क्लास में हम प्रोफेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसके 2-4 पॉइंट रह गए थे क्योंकि मैंने क्लास को एक्सटेंड कर दिया था थोड़ा सा ऑलरेडी। तो थोड़े जो पॉइंट बचे हैं प्रोफेज के वो फटाफट से आज खत्म करते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज खत्म करते हैं, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम साइटोकाइनेसिस भी खत्म करेंगे। चलिए, तो सारे बच्चे रेडी हैं? बेड पर कोई नहीं बैठेगा, अगर बैठे हो फट से उठ जाओ। टेबल चेयर पे जाके बैठो, कमर सीधी, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, सामने बॉटनी कॉपी, बगल में एनसीईआरटी की बुक, अपने हाथ में मार्कर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। आसपास कोई है तो उसे कमरे से भगा दो। सारा कंसंट्रेशन और फोकस लेक्चर पे, और बिल्कुल मस्त बिंदास होके एंजॉय करके लेक्चर पूरा अटेंड करना है। ओके, आ जाओ फिर। क्या उड़ाएंगे आज? आज उड़ाएंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और समय ने अगर हमें इजाजत दी और आप लोगों ने मुझे इजाजत दी तो आज हम खत्म करेंगे साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज द टारगेट फॉर टुडे। उससे पहले कल की क्लास में जो किया था उसका रिवीजन करते हैं फटाफट से, क्योंकि आज मुझे प्रोफेज के कुछ पॉइंट्स बताने हैं तुम्हें। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं। तो मैंने प्रोफेज के बारे में आपको सैटरडे की क्लास में क्या क्या बताया था बेटा, कि प्रोफेज जो है वो सबसे पहली फेज है एम फेज की, डिवीजन फेज की, माइटोटिक फेज की सबसे पहली फेज प्रोफेज है। जहां पर जब प्रोफेज शुरू होती है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है यानी कि डीएनए के धागे हैं वो सारे ढीले ढीले पड़े हुए हैं और एक दूसरे में उलझे हुए पड़े हुए हैं। तो प्रोफेज में क्या चालू हो जाता है? प्रोफेज में चालू हो जाता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो डीएनए के धागे हैं वो सुखड़ना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से सुलझना शुरू हो जाते हैं, माने के अनटैंगल या डीटैंगल होना शुरू हो जाते हैं और हमें प्रॉपर क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। प्रोफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं। प्रोफेज के दौरान अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर जो सेंट्रोजोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, और प्रोफेज के अंत तक आते आते, एंड प्रोफेज तक आते आते आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब गायब हो जाते हैं। राइट? तो ये सब कुछ हमने
पढ़ा था बेटा। जब प्रोफेज शुरू होती है तो जो डीएनए के धागे हैं, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, वो ढीले ढीले पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊन के धागे हों। इसीलिए हम प्रोफेज को और क्या कह देते थे? स्पाइरीम स्टेज। तो ये हुआ पिछला रिवीजन। फिर मैंने आपको बोला था कि हम पूरी प्रोफेज को 2 भागों में बांट के आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है भैया, लेट प्रोफेज में क्या होता है भैया। तो अर्ली प्रोफेज में मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका कंडेंसेशन चालू हो जाता है, यानी कि जो डीएनए है, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, वो और ज्यादा सुखड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होते ही नहीं है, तो एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये 2 मेन चीजें हमने डिस्कस करी थी। कहां होती हैं बेटा? अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में मैंने क्या बताया था कि लेट प्रोफेज तक आते आते जब प्रोफेज खत्म होने वाली होती है तो जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, जो डीएनए हैं, वो काफी कंडेंस हो चुका होता है और हमें क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। और कैसे दिखते हैं क्रोमोसोम? ऐसे। हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2। क्यों होते हैं हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड? क्योंकि अभी अभी हम एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करके आए हैं। वैसे तो जनरली एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है। याद है ना, ये हमने एस फेज में डिस्कस किया था कि एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है। लेकिन जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो यहां पे इसके बगल में ऐसा एक और बन जाता है, तो हमें क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगता है। यानी कि जनरली, नॉर्मली, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जनरली नॉर्मली जब एक सेल डिवाइड नहीं करता है तो क्रोमोसोम ऐसे से होते हैं, ऐसे से ढीले ढीले पड़े रहते हैं। ठीक है? जब, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो ऐसा क्रोमोसोम हमें कभी नहीं दिखाई देता। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ऐसा जो क्रोमोसोम है ये हमें केवल डिवीजन के दौरान दिखाई देता है बेटा। वरना क्रोमोसोम जनरली ऐसा सेल जो जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, जो सेल, उसमें ऐसे दिखते हैं धागे क्रोमैटिन के। राइट? यानी कि इमेजिन करो, अगर मैं अपना स्किन सेल निकाल रही हूं, इमेजिन करो मैं अपना स्किन सेल निकाल रही हूं और वो डिवाइड नहीं कर रहा है, अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा है, और मैं उसके न्यूक्लियस में देखूं तो कितने बताए थे मैंने, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी के हर एक सेल में? 46 क्रोमोसोम्स। तो वो 46 के 46 क्रोमोसोम मेरे बॉडी के सेल में जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। इमेजिन करो, ऐसे। वो 46 के 46 क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखेंगे, ढीले ढीले से, और हर एक क्रोमोसोम के पास एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, यानी कि एक ही क्रोमैटिड होगा। लेकिन जब एस फेज में जाता है, जब कोई सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करने के दौरान जब वो एस फेज में एंट्री लेता है तो हर एक क्रोमोसोम अपनी बगल में, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर जो डीएनए है वो अपनी बगल में एक और डीएनए बना लेता है, तो सारे क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं। तो क्रोमोसोम ऐसे कब दिखते हैं? ऐसे प्रॉपरली कंडेंस्ड, सुखड़े हुए, जहां पे हमें क्रोमोसोम की प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसकी प्रॉपर आपको शेप दिखाई दे रही है, जिसमें आपको 2 क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, काइनेटोकोर दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रॉपर क्रोमोसोम आपको कभी भी ऐसे सेल में देखने को नहीं मिलेगा जो डिवाइड नहीं कर रहा है। आपको क्रोमोसोम केवल एक डिवाइडिंग सेल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा, उसमें सारे डीएनए के धागे यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड्स ढीले ढीले पड़े रहते हैं। क्रोमोसोम का जो अस्तित्व होता है, क्रोमोसोम का जो एग्जिस्टेंस होता है, वो पिक्चर में तभी आता है जब सेल डिवाइड करता है। एक रेस्टिंग सेल में आप क्रोमोसोम को नहीं देख सकते। अगर आपको याद हो, यह बात मैंने सेल चैप्टर में बताई थी कि अगर आपको क्रोमोसोम देखना है, एक प्रॉपर क्रोमोसोम, तो आपको ऐसे सेल में देखना पड़ेगा जो डिवाइड हो रहा है। ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें आप क्रोमोसोम कभी नहीं देख पाओगे ठीक से, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर नहीं देख पाओगे। एक नॉन डिवाइडिंग सेल में तो भैया ऐसे दिखेंगे आपको क्रोमोसोम, ऐसे दिखेंगे,
अरे हो जा, आई से दिखेंगे, आई से, कई से दिखेंगे, आई से, ढीले ढीले धागे, और हर एक धागे में एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये एस फेज में एंट्री ले लेता है तो सारे क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास दो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, एक इस वाले क्रोमैटिड में और एक इस वाले क्रोमैटिड में, और जब वो प्रॉपर सुखड़ जाएगा तो वो ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाएंगे, प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसे क्रोमोसोम जिसके पास प्रॉपर दो क्रोमैटिड हैं, सेंट्रोमियर है और काइनेटोकोर है। उसके बाद जब एंड तक प्रोफेज पहुंच जाएगी तो जो सेंट्रोसोम है एनिमल सेल में, वो ऑपोजिट पोल पर पहुंच गए थे और उन्होंने क्या बना लिए थे, स्पिंडल फाइबर बना लिए थे, और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, आपका न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गए थे। तो ये सब कुछ हमने प्रॉपरली अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ लिया था बेटा। चलिए, फिर उसके बाद मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रही थी अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। अब एक चीज मुझसे पिछली क्लास में गलती हो गई थी, जो एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू बेटा, आपने बताया कि पता नहीं मुझसे गलती कैसे हो गई उस दिन। थोड़ा सा जब क्लास में बढ़ा देती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि यार बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं, मैम पढ़ाए जा रही हैं। तो बेटा पिछली क्लास में हमसे एक छोटी सी गलती ये हुई है, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनेंगे और करेक्ट कर लेंगे, कि मैम ने पिछली बार क्या किया, गलती से ये जो सेंट्रोसोम है इसको भी न्यूक्लियस के अंदर बना दिया मैंने। ये मुझसे गलती हो गई। बच्चा जानता है कि जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, वो तो कहां पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म में, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो पिछली बार गलती से मैम ने ये जो सेंट्रोसोम है इनको साइटोप्लाज्म में बनाना था, मैंने गलती से इनको कहां बना दिया था, न्यूक्लियस में ड्रॉ करके। भावनाओं में बह गई थी मैं। तो हम इसको बेटा ठीक करेंगे। सारे बच्चे अपने नोट्स खोलेंगे, सारे के सारे बच्चे इस वाले डायग्राम पर दोबारा मेरे साथ जाएंगे और हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम यहां से इसको हटाते हैं। पुकारता हुआ चला हूं मैं गली गली बाहर की। अब ये पीडीएफ फाइल है तो इस पे रब नहीं होएगा। ये पीडीएफ फाइल रब नहीं होती बेटा, दिक्कत ये है। तो हम इसको हटाते हैं, ठीक। तो सेंट्रोसोम को हम रखेंगे साइटोप्लाज्म में मेरे बच्चों, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें कहां रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कर लो बेटा इस डायग्राम को, ठीक। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो न्यूक्लियस में रहेंगे अपने, ठीक है मेरे बच्चों। ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो पता नहीं मैंने कैसे ये गलती से ड्रॉ कर दिया न्यूक्लियस चारों तरफ, तो इसको ठीक कर लेंगे बेटा। चलो अच्छा है गलती हुई, ये गलती आप भी नहीं करोगे आगे से, है ना। गलतियां सिखाने के लिए ही होती हैं। कि ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो होते ही नहीं है, एनिमल सेल में जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये हमें पता ही, हम कब से इस बात को जो है याद करते आ रहे हैं। और हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो अर्ली प्रोफेज में हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा। अर्ली प्रोफेज में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं सेल साइकिल के, वो एक एनिमल सेल को ध्यान में रख कर दिए हुए हैं। यानी कि आपके एनसीईआरटी में जितने डायग्राम है वो एनिमल सेल के डायग्राम है, लेकिन हम प्लांट सेल भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक एनिमल सेल ले लिया बेटा। क्या लिया था हमने, ये एक एनिमल सेल लिया था, और हम देख रहे थे कि जो अर्ली प्रोफेज होती है, माने जब प्रोफेज चालू होती है तो क्या क्या होता है। अर्ली प्रोफेज में देखो बेटा क्रोमोसोम कैसे पड़े हुए थे, ढीले ढीले से, है ना। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम ढीले ढीले से पड़े हुए थे और इनमें कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, ये सुखड़ने शुरू हो जाएंगे। और जो साइटोप्लाज्म में हमारे सेंट्रोसोम पड़े हुए हैं, वो सेंट्रोसोम ने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है।
तो ये दो चीजें हमारी अर्ली प्रोफेज में हो रही थी। ठीक, चलिए यहां पे भी थोड़ा सा गलती हो गई थी, हमें न्यूक्लियस नहीं बनाना था। ठीक है, यहां पे भी हम न्यूक्लियस को हटाएंगे बेटा। सारे बच्चे अपने पिछले नोट्स में जाके ठीक कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सेकेंड डायग्राम में भी हमें ये न्यूक्लियस नहीं बनाना है बेटा। ओके, तो हम यहां से न्यूक्लियस हटाएंगे। ठीक है बच्चा पौड़ी, और इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी ठीक कर लेना बेटा, न्यूक्लियस हटा देना, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रोसोम कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कहती हूँ चैट बॉक्स में ऐसे मत लिखा करो मैम छोड़ दो, मेरा आधे से ज्यादा ध्यान फिर वहां चले जाता है, फिर मैं जल्दीबाजी करती हूँ। चलो अब तो फिर जल्दी टाइम से छोड़ दिया करेंगे तुम्हें। चलिए, तो ये साइटोप्लाज्म में बेटा देखो हमारे सेंट्रोसोम पड़े हुए थे, है ना? एक जोड़ा सेंट्रियोल का ये और दूसरा जोड़ा सेंट्रियोल का ये, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते थे। तो हमने यहां पे क्या डिस्कस किया था कि सेंट्रोसोम के चारों तरफ जो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स थी, जिन्हें हम मेसियोल्स कहते थे या फिर एमटीजीज कहते थे, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर्स, उनमें से क्या निकलना शुरू हो जाती हैं? एस्ट्रल रेज। तो अभी कितने सेंट्रोसोम हैं साइटोप्लाज्म में? 2, क्योंकि हमने एस फेज में सेंट्रोसोम को दुगना किया था। तो एक सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल का जोड़ा ये, और एक सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल का जोड़ा ये, और इनमें से क्या निकलना शुरू हो जाती हैं? एस्ट्रल रेज। और यही एस्ट्रल रेज आके जाके क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो पूरा सेंट्रोसोम है, दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा सेंट्रोसोम है जिसमें से एस्ट्रल रेज निकलना शुरू हो गई हैं, इसे हमने क्या कहना शुरू कर दिया था? एस्टर। तो सेंट्रोसोम विद एस्ट्रल रेज, ऐसा सेंट्रोसोम जिसमें से एस्ट्रल रेज निकलना शुरू हो गई थी, उसे हमने एस्टर कह दिया था। तो अभी आपको एक एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में कितने एस्टर दिखाई दे रहे हैं? 2 एस्टर्स, जिनमें से एस्ट्रल रेज निकल चुकी हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो जोड़ा है एस्टर्स का, एक एनिमल सेल में ये जो एस्टर का जोड़ा प्रेजेंट है माइटोसिस के दौरान, इसे हम क्या कह रहे थे बेटा? माइटोटिक अपैरेटस। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में जो ये एस्टर्स का जोड़ा है, एक एस्टर ये, एक एस्टर ये, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे थे? माइटोटिक अपैरेटस। तो ये तो हुआ पिछले क्लास का रिवीजन, ताकि आपको प्रोफेज में कनेक्टिविटी बनाने में आसानी हो। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम चालू करते हैं इसके आगे की कहानी। मैंने आपको यह भी बताया था कल पिछली क्लास में कि डिवीजन 2 तरह का होता है। एनिमल सेल में डिवीजन को हम एम्फी एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि वहां पे डिवीजन के दौरान एस्ट्रल रेज बनती हैं। एस्ट्रल रेज क्यों बनती हैं? क्योंकि वहां सेंट्रियोल होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल होते ही नहीं है, सेंट्रोसोम होते ही नहीं है, तो एस्ट्रल रेज कहां से बनेंगी? तो यानी कि एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है वो एनेस्ट्रल होता है। तो फिर मैंने आपको यह भी बताया था, बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैम अगर प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो डिवीजन कैसे होगा? स्पिंडल फाइबर तो बनेंगे बेटा। स्पिंडल फाइबर दोनों जगह बनते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। लेकिन एनिमल सेल में वो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए स्पेसिफिकली सेंट्रोसोम होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनाए जाते हैं with the help of microtubules which are present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उनकी मदद से बनेंगे, वहां सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। रह गया था हमारा लेट प्रोफेज। चलिए, तो लेट प्रोफेज का डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। हमारा पिछली क्लास में बस लेट प्रोफेज का डायग्राम रह गया था, तो वो बना लेते हैं, आ जाओ। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज। चलिए बेटा, तो लेट प्रोफेज में तो यानी कि जब प्रोफेज खत्म होने वाली है, तो जो हमारे सेंट्रोसोम हैं वो ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ साथ बच्चे डायग्राम बनाएंगे।
मेरे साथ साथ समझा मैं आपको चुकी ही हूं कि लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम है वो ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं और पहुंचकर वहां पर स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ डिसअपियर हो जाता है और हमें क्रोमोसोम प्रॉपर दिखने शुरू हो जाते हैं विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो आ जाओ बनाते हैं, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे सारे बच्चे। ये देखो, ये सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं और इनसे क्या निकलने शुरू हो गए हैं, इनसे निकलने शुरू हो गए हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे स्पेशल धागे होते हैं जिनकी मदद से क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये सेंट्रोजोम रीच्ड ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं और उनसे क्या निकलने शुरू हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, और ये बच्चा बच्चा जानता है कि स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बने हुए होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। ये हम पूरा सेल चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बताया था माइक्रोटिब्यूल्स, जब मैं आपको पढ़ा रही थी सेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं वो कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन के। और यह भी बताया था कि टिब्यूलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, वो खिंचता या सुखड़ता नहीं है, वो असेंबल या डिसेंबल होता है। तो स्पिंडल फाइबर्स भी रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये असेंबल और डिसेंबल होते हैं। तो अभी प्रोफेज के दौरान ये प्रॉपरली असेंबल हो चुके हैं और इन्होंने धागे बना लिए हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं। तो अभी हम ये जानकर आए हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के पीछे किसका हाथ होता है, सेंट्रोजोम का हाथ होता है, सेंट्रियोल का हाथ होता है। और सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में क्या होते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स। याद है ना सेल चैप्टर, भूले तो नहीं हो। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रोजोम होता है, उसे कौन बनाता था, माइक्रोटिब्यूल्स। और माइक्रोटिब्यूल्स किससे बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन से, राइट। सो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये किसके बने हुए हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। चलिए, तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनकर तैयार हो चुके हैं और देखिए हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया है। ये देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और हमें प्रॉपर क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं। हमें प्रॉपर क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं। तो देखो बेटा, अर्ली प्रोफेज में हमें कैसे दिख रहे थे क्रोमोसोम, देखो अर्ली प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिख रहे थे, है ना। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिख रहे थे, ढीले ढीले से। लेकिन लेट प्रोफेज तक आते आते हमें क्रोमोसोम प्रॉपर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब बदलाव हमने पढ़े थे। तो देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस disappears, endoplasmic reticulum disappears, and the Golgi body disappears. And these are the chromosomes, condensed chromosomes. तो कुछ इस तरह का दिखता है सेल लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में हमें सेल कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके मेरे बच्चों।
एक बच्चा पूछ रहा है, अर्पित कुमार पूछ रहा है, तो क्या मैम साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं क्रोमोसोम्स? हाँ बेटा, अभी मेटाफेज में बताऊंगी। सारे क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं प्रोफेज के बाद। ठीक है बेटा अर्पित? तो सारे बच्चों ने अपनी कॉपी में अच्छे से डायग्राम बना लिया है, साथ साथ याद कर लिया अच्छे से क्या क्या हुआ है लेट प्रोफेज में? एवरीवन डन विद दिस? डन 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 बेटा? चलिए, ओके बेटा, चलिए फिर आगे चलते हैं। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं फटाफट से प्रोफेज की, फिर हम बढ़ते हैं मेटाफेज की तरफ। सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी अपने सामने ओपन कर लेंगे। अपना मार्कर उठा लेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन होंगी उसको मार्क करेंगे। फिर हम डायग्राम भी देखेंगे प्रोफेज का। ओके जी, क्योंकि बेटा लाइंस एनसीईआरटी की एज इट इज उठा के नीट में दे देता है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना समझना हमें सीखना ही होगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। चलिए डायग्राम भी साथ साथ एक बार बना लेते हैं। आ जाओ बच्चों मेरे, स्टार्ट करते हैं विद एनसीईआरटी रीडिंग एंड देन विल स्टार्ट मेटाफेज। प्रोफेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एनसीईआरटी क्या कह रही है? प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन की सबसे पहली स्टेज है। फॉलोज द एस एंड जी टू फेज ऑफ इंटरफेज, माने फॉलोज द एस एंड जी टू फेज ऑफ इंटरफेज, मतलब एस और जी टू फेज के बाद कौन सी फेज आती है? प्रोफेज आती है। फॉलो का मतलब आगे, राइट? तो उसके पीछे कौन थे? एस और जी टू फेज। तो एस और जी टू फेज के बाद कौन सी फेज आती है? प्रोफेज आती है। In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. देखो कितनी प्यारी लाइन है, क्या कह रहा है वो? In S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. हमने देखा था बेटा S फेज में डीएनए मॉलिक्यूल ने खुद को दुगना कर लिया था। अब इंटरफेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं वो किसके फॉर्म में पड़े हुए हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स की फॉर्म में। इंटरफेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं वो क्रोमैटिन थ्रेड्स की फॉर्म में यानी कि ढीले ढीले पड़े रहते हैं और वो एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है? उलझे हुए। लिख सकते हो जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, उलझे हुए। तो इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है? ढीले ढीले पड़े रहते हैं पूरे न्यूक्लियस में और एक दूसरे के साथ उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए रहते हैं। आगे बोलता है प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। देखो कितनी प्यारी लाइन है, ये सीधा, ये लाइन को स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये सीधा नीट में पूछी जा सकती है। इसी तरह की लाइनें नीट में आती हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप कब ये मानोगे, आप कब ये मान लोगे कि प्रोफेज चालू हो चुकी है? तो आप बोलोगे प्रोफेज चालू हो चुकी है, इसकी पहचान यह है कि क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, जैसे ही वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे तो समझ जाना प्रोफेज चालू हो गई है। तो एनसीईआरटी कह रही है प्रोफेज इज मार्क्ड। प्रोफेज वहां से शुरू होती है जहां से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस, जहां से क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। देखो क्या कह रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं?
अनटैंगल हो जाते हैं। अनटैंगल मतलब सुलझने लगते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो सुखड़ने लगते हैं, कम जगह घेरने लगते हैं, तो एक दूसरे से सुलझने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, एनिमल सेल में वो सेंट्रोजोम जो एस फेज में दुगना हुए थे, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ऊपर वाली बात हुई है यहां से लेके यहां तक, चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो, ये अर्ली प्रोफेज की बात हो रही है। अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना बेटा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक उसने अर्ली प्रोफेज के बारे में बताया है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये उसने लेट प्रोफेज के बारे में बताए हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो चुका होता है और प्रॉपर क्या बना चुका होता है, प्रॉपर माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना चुका होता है। अब यहां पर लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। लेट प्रोफेज में आते आते क्रोमोसोम काफी कंडेंस हो चुके होते हैं और आपको प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके पास दो क्रोमैटिड्स होते हैं और उनको जोड़कर रखने के लिए सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole. Each centrosome, हर एक सेंट्रोसोम में से radiates out microtubules called as asters. देखो क्या कह रहा है, हर एक सेंट्रोसोम में से एस्ट्रल रे निकलना शुरू हो जाती हैं। यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, एस्ट्रल रेज। भैया एस्ट्रल रेज क्या है, एस्ट्रल रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स ही तो हैं। एस्ट्रल रेज है क्या, कहां से निकल रही थी एस्ट्रल रेज, एमटीजी से। सेंट्रोसोम के चारों तरफ जो पाउडरी सब्सटेंस था जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर्स कह रहे थे, वहां से क्या निकल रहे थे, वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे थे, और उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने क्या बोला था, एस्ट्रल रेज। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही एस्ट्रल रेज क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो देखो ध्यान दो बेटा, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल, हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलने लगते हैं, माने एस्ट्रल रेज निकलने लगती हैं, और हम उसे क्या कहने लगते हैं फिर, एस्टर। जैसे ही सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि एस्ट्रल रे निकलने लगती हैं, हम उस सेंट्रोसोम को क्या कहने लगते हैं, एस्टर कहने लगते हैं। द टू एस्टर, अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, द टू एस्टर्स, कितने एस्टर पड़े थे साइटोप्लाज्म में, दो एस्टर। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। कितने सेंट्रोसोम थे साइटोप्लाज्म में, दो। उनसे जैसे ही एस्ट्रल रे निकलना शुरू हो गई थी, हमने उन्हें एस्टर कहना शुरू कर दिया था। तो जो एस्टर का जोड़ा है जिनसे स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो गए हैं, उस जोड़े को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। इस पे स्टार लगा लेना, एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी में, नीट में पूछा जा सकता है कि भैया माइटोटिक अपैरेटस क्या है। तो आप बोलोगे माइटोटिक अपैरेटस जोड़ा है, पेयर है एस्टर्स का, जो एनिमल सेल में देखने को मिलता है लेट प्रोफेज के दौरान या फिर प्रोफेज के दौरान। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज खत्म होने वाली होगी और अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई नहीं देगा, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ही प्रोफेज खत्म होगी हमें ये चारों चीजें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई नहीं देंगी। चलिए आगे देखिए, ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये वाला अर्ली प्रोफेज का डायग्राम दे रखा है। देखो अर्ली प्रोफेज में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और देखो क्रोमोसोम कैसे पतले पतले से और लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ढीले ढीले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेट प्रोफेज में देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है।
डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना शुरू हो गई है, देखो, और जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपर आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं, राइट। चलिए, तो ये हुआ हमारा प्रोफेज, खत्म। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोफेज में, नोट्स लिखा दिए, एनसीईआरटी रीड करा दी, अगर आपका ये पोर्शन मजबूत है तो दुनिया का कोई प्रोफेज का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन सारी बातें ध्यान रखनी है, मैंने प्रोफेज में क्या क्या बताया है, उसमें अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या क्या बताया है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी की लाइन उठा के ही दे देता है बेटा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विद मेटाफेज। लेट्स स्टार्ट विद मेटाफेज। उससे पहले एक पोल का क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से एक पोल जनरेट करेंगे, सारे बच्चे पोल के लिए रेडी हो जाएंगे। सो रेडी ऑल? यस, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट इनकरेक्ट। अबाउट प्रोफेज। चलिए, आपको प्रोफेज के बारे में क्या गलत है ये ढूंढ के निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़ लो अच्छे से। मैं आप पोल जनरेट कर रही हूं, 30 सेकेंड का पोल। लेट्स स्टार्ट द पोल। नेटवर्क एरर, अरे चलिए, मैंने पोल जनरेट कर दिया बेटा। फटाफट से बाकी बच्चे जिनको पोल नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, वैसे ट्राई करो बेटा, आप पोल का पार्ट बनो, राइट। चलिए, तो देखो क्या गलत है, सारे बच्चे सही से पढ़ेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ द पोल। कुछ नेटवर्क एरर चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? बेटा पोल जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूं सारे बच्चे कह रहे हैं आंसर होगा बी, करेक्ट, इसका आंसर होगा बी। सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रे निकलना शुरू हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्रोमोसोम्स प्रॉपर दिखाई देने लगते हैं 2 क्रोमैटिड्स के साथ, सही है। न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, सही है। ये ऑप्शन बी क्या कह रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब बनी रहती है, परसिस्ट का मतलब क्या है, बनी रहती है, कहीं गायब नहीं होती, बनी रहती है। तो हम बॉटनी के साथ साथ अपनी इंग्लिश भी सुधारेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे मैंने अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस में ऐसे देखे हैं जो बहुत होशियार होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बट वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आंसर करेक्ट नहीं कर पाते। तो हम बॉटनी के साथ साथ साइंटिफिक टर्म्स को समझने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छे से समझ के उसको हमेशा ठीक करें। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, वो कहीं नहीं जाती, वो बनी रहती है, गायब नहीं होती। तो ये बात तो गलत हो गई ना बेटा, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटाफेज के साथ। आ जाइए, सारे बच्चे पेन नीचे रख देंगे और मुंडी कर लेंगे ऊपर। सुनेंगे पहले, समझेंगे, फिर लिखेंगे। मेटाफेज, देखो अभी क्या हुआ, अभी क्या करके आए हमने एक बहुत बड़ा कांड किया अभी प्रोफेज में। क्या कांड किया है? हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब कर दी, हमने न्यूक्लियस ही गायब कर दिया। तो अब सारे क्रोमोसोम्स कहां पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं बेटा। सारे क्रोमोसोम्स कहां पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में फैल गए हैं सारे, क्योंकि न्यूक्लियस तो गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, राइट। तो सारे क्रोमोसोम कहां फैल जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। सारे क्रोमोसोम्स अब साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। पहली चीज तो ये होगी मेटाफेज में कि सारे के सारे क्रोमोसोम अब आपको कहां पड़े हुए मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। अब ध्यान से सुनना, दूसरी चीज क्या होगी? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी अभी प्रोफेज में हम स्पिंडल फाइबर बना के आए हैं बेटा। ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये खुद को क्रोमोसोम्स से जोड़ लेंगे। ये ढूंढेंगे क्रोमोसोम्स को। जो अभी हमने स्पिंडल फाइबर बनाए प्रोफेज में, ये क्रोमोसोम्स को ढूंढेंगे और उनसे जाके जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, सबके साथ कौन जुड़ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स। वो सारे धागे, जो सारे स्पिंडल फाइबर्स जो हमने प्रोफेज में बनाए, वो सारे धागे अपने आप को क्रोमोसोम्स के साथ जोड़ लेंगे। और क्रोमोसोम्स में भी कौन से हिस्से के साथ? आपको याद है सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम के पास जो सेंट्रोमियर के चारों तरफ प्रोटीन की डिस्क थी, जिसे हम काइनेटोकोर कह रहे हैं, उस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर खुद को जोड़ते हैं। तो सारे स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से खुद को अटैच कर लेंगे और क्या करेंगे? सारे क्रोमोसोम जो साइटोप्लाज्म में फैल गए थे, उन सब को इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा कर देंगे। ऐसे समझो कि ग्राउंड में इंटरवल हो गया। बचपन में जब रिसेस हुआ करती थी, इंटरवल हुआ करता था, घंटी बजती टन 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 टन, तो सारे बच्चे ग्राउंड में फैल जाते थे। अब वो सारे फैले हुए बच्चों को हमें एक लाइन में खड़ा करना है। तो मेटाफेज में यही होगा। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फैल गए। अब हमें उन सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में लगाना है। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो खुद को क्रोमोसोम्स से जोड़ लेंगे और उन्हें खींचकर, सारे क्रोमोसोम को जो साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, उन्हें खींचकर सेल के बीचों बीच, सेल के बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में, सेल के मिडल में सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में खड़ा कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांग्रेशन। कांग्रीगेट, ध्यान से सुनो, साइंटिफिक वर्ड है, एनसीईआरटी में गिवन है। कांग्रीगेट होने का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। तो जितने भी क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फैल गए थे, वो सारे के सारे कांग्रीगेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे सेल के बीचों बीच। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांग्रेशन। मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कांग्रेशन। तो कांग्रेशन के मायने हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। और ये जो लाइन हमने बनाई है, ये एक सिंगल लाइन जो हमने बनाई है सेल के बीचों बीच, जिसमें सारे क्रोमोसोम खड़े हैं, इस लाइन को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेज में यही दो चीजें होती हैं। क्या? कि जितने भी स्पिंडल फाइबर हमने प्रोफेज में बनाए थे बेटा, वो सारे स्पिंडल फाइबर अपने आप को क्रोमोसोम्स के साथ जोड़ लेते हैं और जोड़कर उन्हें खींच तान के सबको, मतलब ऐसे समझो स्पिंडल फाइबर एक पीटी टीचर का काम कर रहा है। स्कूल में फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं, जो पीटी टीचर होते हैं, उनका काम क्या होता है? चलो भाई सारे सीटी बजा के, चलो भाई सारे लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर का काम है, चलो भाई सारे लाइन में खड़े हो जाओ। तो सारे के सारे क्रोमोसोम लाइन में खड़े हो जाते हैं और बनती है मेटाफेजिक प्लेट। सो दिस इज मेटाफेज। तो आ जाओ, अब लिखते हैं फटाफट से। सारे बच्चे अपने पेन उठा लेंगे, कॉपी सामने रख लेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। चलिए, तो मेटाफेज इज द सेकेंड फेज
ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन की सेकेंड फेज को हम मेटाफेज कहते हैं। अब इसमें पॉइंट्स पहले सारे लिखेंगे हम, फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक बेटा, पहला पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आई हुई है, स्टार लगा लेना इस लाइन पे। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप या जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। क्या मतलब है इस लाइन का, आ जाओ समझते हैं। आई हुई लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि आप कब ये मान लोगे कि प्रोफेज चालू हो गई है, जब क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, तो आप ये मान लोगे प्रोफेज चालू हो गई है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, माने पूरी तरह गायब हो जाएगा, पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो समझ जाना यहां से अब मेटाफेज की शुरुआत हो गई है। सो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप पूरा गायब हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस गई, तो समझ जाना भैया मेटाफेज चालू हो गई रे। चलिए सेकंड, all the chromosomes now are exposed in cytoplasm. All the chromosomes now are exposed in साइटोप्लाज्म। सारे के सारे क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद होगा द स्पिंडल फाइबर्स, द स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस देमसेल्व्स, वो खुद को जोड़ लेते हैं किसके साथ, अटैचेस देमसेल्व्स, वो खुद को जोड़ लेते हैं टू द, किसके साथ, टू द काइनेटोकोर, टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर खुद को जोड़ लेते हैं। ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, एज इट इज सवाल पूछ लेता है। इतना लिख लिया बेटा सबने, द स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस देमसेल्व्स टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। इतना सबने छाप लिया, आगे चले। चलिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर क्या होगा बेटा नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट लिखना है हमें, ये डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स जितने भी क्रोमोसोम्स हैं आर अरेंज्ड, वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं, all the chromosomes are arranged at the center or equator of the cell. सेल के बीचों बीच, जिसे हम सेल का इक्वेटर कहते हैं, सेल के बीचों बीच जिसे हम सेल का इक्वेटर या सेंटर कहते हैं, वहां पर आके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं इन अ लाइन, इन अ प्लेट, एक प्लेट की फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में, कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, उसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट।
This process of arrangement of chromosomes at the center, this process of arrangement of chromosomes at the center is called as congregation. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सारे क्रोमोसोम अपने आप को सेल के बीचों बीच अरेंज कर लेते हैं एक लाइन में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कांग्रेशन। ओके जी, ठीक है मेरे बच्चों। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं पहले तुमसे बोलती हूं पेन नीचे रखो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पेन की मदद से नहीं समझाती, पहले मैं तुम्हें वर्बली समझाती हूं पहले, और फिर बाद में डायग्राम बनाती हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं मैम आप लिख लिख के समझाया करो ना, ऐसे आप बोलते रहते हो मैं समझ नहीं आता। मैं जानबूझ के ये काम करती हूं। आपकी इमेजिनेशन किल हो जाती है बेटा। जैसे मैं बोलती हूं तो आप जब, जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो जब हम नॉवल पढ़ते हैं ना बहुत मजा आता है, क्योंकि जो उसमें लिखी हुई बातें उन्हें हम अपने दिमाग में अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं। हर एक बच्चा यूनिकली, हर एक आदमी जो नॉवल पढ़ता है उसे यूनिकली अपने दिमाग में अपने हिसाब से इमेजिन करता है। लेकिन अगर आप पिक्चर दिखा दो उसको तो वही देखता है जो आप दिखा रहे हो। तो मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले वर्बली आपको बोलती हूं ताकि हर एक बच्चा उसे अपने हिसाब से इमेजिन कर ले, उसे अपने दिमाग से अपने हिसाब से अपने दिमाग में फिट कर ले। फिर मैं डायग्राम्स बनाती हूं, फिर मैं लिखाती हूं कि अब देखो ये रियल पिक्चर है। और कई बार ऐसा होता होगा कि जब हम नॉवल पढ़ते हैं, और मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने नॉवल पढ़ा और उस नॉवल के ऊपर बेस्ड जो पिक्चर है मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने अपने खुद के दिमाग में इतना सुंदर उसे इमेजिन कर लिया था उस नॉवल को पढ़ के कि मुझे रियल पिक्चर अच्छी नहीं लगी। तो हम बेटा धीरे धीरे, आजकल हमारे पास इतना एक्सपोजर है, हम कोई कैलकुलेशन हमें करनी होती है हम कैलकुलेटर उठा लेते हैं, हमें कुछ जो है क्वेश्चन दिमाग में आता है तो हम किताबें नहीं पढ़ते, हम सीधा गूगल पे लिखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं किसी का भी लेक्चर देख लेते हैं। तो हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, क्यूरोसिटी है, वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ये हमें नहीं होने देना है। हमें अपनी खुद की क्रिएटिव पावर को जिंदा रखना है, क्योंकि वही हमें जीवन में आगे लेके जाएगी। तो किसी भी चीज को आप रटते कब नहीं हो? जब आपको उसको इमेजिन कर पाते हो तब आप उसे रटते नहीं हो, और जब आप उसे अपने खुद के तरीके से इमेजिन करते हो तो बिल्कुल नहीं भूलते। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आई हमें कि भैया मेटाफेज के दौरान ये होता है। चलिए अब बनाते हैं मेटाफेज का डायग्राम। 2-3 डायग्राम बनाएंगे, आ जाओ। सबसे पहला डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में पहले हम ये देखेंगे कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे अभी साइटोप्लाज्म में फैले हुए पड़े हैं। आ जाओ बनाते हैं बेटा। सारे के सारे क्रोमोसोम अभी फैले हुए पड़े हैं कहां बेटा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो हो गया गायब भैया जी, न्यूक्लियस हो गया गायब। तो अभी हमारे पास ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये पड़े हुए हैं यहां पे, और हम जानते हैं इन सब के चारों तरफ क्या है? काइनेटोकोर। समझाया था ना बेटा सेल चैप्टर में? ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, एक प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। सारे बच्चों को याद है ना? सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीनेशियस डिस्क, प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो इन सब के चारों तरफ काइनेटोकोर है, सॉरी, जिनसे स्पिंडल फाइबर खुद को अटैच करने वाले हैं। चलिए, तो ये बन गए थे हमारे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है बेटा, तो ये स्पिंडल फाइबर्स खुद को किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं?
ये सारे स्पिंडल फाइबर्स खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनके काइनेटोकोर से। दो तरफ बने थे स्पिंडल फाइबर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना, तो इस तरफ वाले भी जोड़ेंगे। देखो तो जितने भी स्पिंडल फाइबर्स पड़े हुए हैं वो सारे, देखो एक स्पिंडल फाइबर ने इसको इस सिरे से जोड़ा, इसने इससे, ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर ने इस वाले काइनेटोकोर से खुद को जोड़ा, तो नीचे वाले स्पिंडल फाइबर ने दूसरे वाले काइनेटोकोर से खुद को जोड़ लिया। ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर ने, देखो ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर ने इस वाले काइनेटोकोर के साथ खुद से जोड़ा, तो नीचे वाले ने इस वाले से जोड़ लिया। इसने नहीं जोड़ा ना, ऊपर वाले ने इससे जोड़ा तो नीचे वाले ने इससे जोड़ लिया, ऊपर वाले ने इससे जोड़ा तो नीचे वाले ने इधर वाले से जोड़ लिया। अच्छा, ऊपर वाले को इससे जोड़ना था, गड़बड़ हो गई और ऐसे टी बज गई। ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इधर से जोड़ेगा तो नीचे वाला स्पिंडल फाइबर इधर से जोड़ेगा। तो मतलब आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा मैम हमें क्या समझाना चाह रही हैं। एक क्रोमोसोम से, एक सिंगल क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे? 2। देख बेटा, ये जो ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर है इस वाले पोल से जो आया, उसने इधर वाले काइनेटोकोर से खुद को जोड़ा। नीचे से जो स्पिंडल फाइबर आया उसने इधर वाले काइनेटोकोर से खुद को जोड़ा। तो एक सिंगल क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़े? 2। एक ऊपर वाले सिरे से और एक नीचे वाले सिरे से। तो क्या ये बच्चे ध्यान रखोगे सारे कि ऊपर भी, सेल के ऊपर भी, ऊपर की तरफ खूब सारे धागे फैले हुए हैं और नीचे की तरफ खूब सारे धागे फैले हुए हैं। तो ऊपर वाले धागों ने अपने आप को क्रोमोसोम के एक सिरे से जोड़ लिया और दूसरे सिरे से, दूसरे एंड से किसने जोड़ा? नीचे वाले धागों ने। तो एक सिंगल क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। एक सिंगल क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर। तो देख बेटा, यहां पे अभी हमारे पास कितने टोटल क्रोमोसोम है? 6। और स्पिंडल फाइबर कितने हैं? 12। ये सवाल आता है कि अगर आप माइटोसिस की प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप माइटोसिस की प्रोफेज के बारे, सॉरी मेटाफेज के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर सपोज किसी सेल में 20 क्रोमोसोम है तो बताओ स्पिंडल फाइबर कितने होंगे? क्या बोलोगे? दुगने। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। राइट? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज अभी चालू हुई है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज अभी चालू हुई है और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच देमसेल्व्स टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। attaches themselves to काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर हम पहले सेल चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चे अगर नए हो, उनका बैकलॉग हो गया हो तो लिख लेना। इट इज प्रोटीनेशियस डिस्क अराउंड सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। काइनेटोकोर क्या है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक प्रोटीन की डिस्क है जिसे हम काइनेटोकोर कह देते हैं। तो स्पिंडल फाइबर अटैचेस देमसेल्व्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इस तरह से। So this is the kinetochore. इस तरह से। So this is spindle fiber from one pole and this is spindle fiber from other pole.
तो एक सिंगल क्रोमोसोम आपको यहां दिखाई दे रहा है। सिंगल क्रोमोसोम के जो ये काइनेटोकोर है, इस तरफ भी काइनेटोकोर है, इस तरफ भी काइनेटोकोर है, उससे स्पिंडल फाइबर ने खुद को जोड़ लिया है। ये वाला स्पिंडल फाइबर एक पोल से आ रहा है और ये वाला स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल से आ रहा है, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, एक इस वाले पोल से और एक उस वाले पोल से। इतनी बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ सारे, इतनी बात सबको समझ में आई मेरे बच्चों? बोलो मेरे बच्चों। अराउंड की स्पेलिंग गलत है। हाँ सही कह रहे हो, अराउंड की स्पेलिंग गलत है। सॉरी बेटा, भावनाओं में बह गए। चलिए आगे चले। तो बेटा यहां क्या लिखोगे? यहां आप लिखोगे दैट ईच क्रोमोसोम is attached with two spindle fibers. Each chromosome is attached with two spindle fibers. हर एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर्स से अटैच्ड होगा। यानी कि यहां पर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, in metaphase of माइटोसिस, माइटोसिस की जो मेटाफेज होती है उसमें नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज इक्वल टू 2 into total number of chromosomes. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया किसी सेल में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और वो मेटाफेज में है माइटोसिस की, तो बताओ उसमें कितने स्पिंडल फाइबर्स होंगे? तो यहां पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इफ अ सेल हैज, अगर कोई सेल है, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स, एक सेल में अगर 16 क्रोमोसोम्स हैं एंड इज प्रेजेंट इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, और ऐसा सेल अभी माइटोसिस की मेटाफेज में प्रेजेंट है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो क्या बोलोगे बेटा? जवाब क्या होगा? 16 दूनी 32, यानी कि टोटल 32 स्पिंडल फाइबर्स होंगे। ठीक है, पर तुम्हें यह ध्यान रखना है कि ये माइटोसिस की मेटाफेज है, ये माइटोसिस की मेटाफेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मियोसिस की मेटाफेज की कहानी कुछ और होती है, तो सवाल ध्यान से देखना। अभी जब आगे हम मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस में भी हम मेटाफेज पढ़ेंगे, वहां कहानी कुछ और होती है, और माइटोसिस की मेटाफेज में कहानी कुछ और होती है। तो सवाल ध्यान से देखना। अगर वो कह रहा है माइटोसिस की मेटाफेज में क्रोमोसोम दे रखे हैं, तो आप बता देना दुगने होते हैं स्पिंडल फाइबर, क्योंकि एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं। कहानी समझ में आ गई बेटा? आगे चले। सारे बच्चों ने छाप लिया है? क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो मेरे बच्चों। चलिए अब देखते हैं, जब मेटाफेज खत्म होने वाली होगी तो हमें कैसे दिखेगा एक सेल? ऐसा दिखेगा।
ये सबके काइनेटोकोर देखो, ये मैंने सबके सारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर बना दिए। ठीक, और ये है स्पिंडल फाइबर्स। देखो, सारे जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल लाइन में अरेंज हो गए, है ना, सेल के बीचों बीच, सेल के इक्वेटर पर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कांग्रेशन। और देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, एक इधर से और एक इधर से। तो बेटा ये जो आपको बीचों बीच दिखाई दे रही है, ये इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेजिक प्लेट। इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। सारे क्रोमोसोम चुपचाप आके एक लाइन में खड़े हो गए हैं, है ना। और ये देखो प्रॉपर ऐसा सेल दिखाई देगा, न्यूक्लियस का कोई नामो निशान नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है। सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस तो गायब ही है अभी, और सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो गए। और आपको दिख रहा है एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। तो एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ है और दूसरा क्रोमैटिड नीचे की तरफ है। तो ये दोनों क्या थे बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना, याद है ना। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स क्या थे बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिसमें से एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ है और एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ है। सो वन ऑफ द क्रोमैटिड्स फेस दिस पोल एंड द अदर क्रोमैटिड फेस दिस पोल। तो सारे क्रोमोसोम सेंटर पर इस तरह से अरेंज हुए हैं कि एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ होगा और एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ होगा। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, तो ये पूछा जाता है, एक सवाल और पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक सवाल मेटाफेज पर और क्या पूछा जाता है? चलिए बेटा, आगे इतना छाप लिया सबने? एवरीवन डन? चलिए, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि बेटा जितना क्रोमोसोम्स को सुखड़ना होता है वो मेटाफेज तक सुखड़ जाते हैं। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यानी कि जो आपको सबसे सुखड़ा हुआ, सबसे कंडेंस्ड रूप जो क्रोमोसोम का देखने को मिल सकता है वो मेटाफेज पर मिल सकता है। मेटाफेज के बाद जब सेल एनाफेज और टीलोफेज की तरफ बढ़ेगा तो क्रोमोसोम्स फिर से ढीला होना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। जब सेल इंटरफेज में था तो भी क्रोमोसोम ढीले पड़े हुए थे, फिर प्रोफेज में उनमें कंडेंसेशन चालू हो गया। वो कंडेंसेशन कहां पूरा खत्म हो जाता है? आकर मेटाफेज में। यानी कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीटली कंडेंस्ड होते हैं, इससे ज्यादा क्रोमोसोम सुखड़ नहीं सकते।
मैक्सिमम सुखड़ा हुआ, मैक्सिमम कंडेंस्ड रूप जो आप क्रोमोसोम का देख सकते हो वो मेटाफेज पर देख सकते हो। मेटाफेज से पहले भी वो थोड़े ढीले होते हैं, मेटाफेज के बाद भी वो वापस से ढीला होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम आपको सबसे ज्यादा कंडेंस्ड और सुंदर कहां दिखाई देंगे? मेटाफेज पर। एक ऐसा सेल जो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है, वहां तो आपको क्रोमोसोम कभी दिखाई ही नहीं देंगे। क्रोमोसोम हमेशा आपको डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देंगे, और वो भी सबसे सुंदर कहां दिखाई देंगे? मेटाफेज पर। क्योंकि मेटाफेज पर क्रोमोसोम सबसे सुखड़े हुए होते हैं। ये हमने एनसीईआरटी ये सेल चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है, पढ़ना है, जानना है कि एक क्रोमोसोम क्या होता है, कैसा होता है, तो आपको जाना पड़ेगा एक डिवाइडिंग सेल में, ऐसे सेल में जो डिवाइड हो रहा है और पर्टिकुलरली अपनी मेटाफेज पर है। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है दैट, आ जाओ लिखेंगे, क्रोमोसोम्स are most condensed in metaphase। क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड आपको मेटाफेज में ही दिखेंगे। यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, जितना हो सकता है उससे ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस हो ही नहीं सकते। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो नीट में भी कई बार पूछी जा चुकी है और दूसरे पीएमटीज में भी कई बार पूछी जा चुकी है, वो ये है दैट मेटाफेज of dividing cell is best to study the structure and morphology of a chromosome। ये लाइन एज इट इज जो लाइन मैंने लिखी है कई बार कई पीएमटीज में पूछी जा चुकी है कि अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी, माने क्रोमोसोम कैसा दिखता है, ये आपको सही मायनों में समझना है, पढ़ना है, जानना है, तो आप एक डिवाइडिंग सेल की मेटाफेज में जाओ। वहां पर आपको बड़ा सुंदर क्रोमोसोम नजर आएगा, बिल्कुल शॉर्ट क्रोमोसोम्स एंड थिक, ये प्रॉपर क्रोमोसोम नजर आएगा। तो क्रोमोसोम यहां पर इज शॉर्ट एंड थिक। क्रोमोसोम एकदम छोटा सा होगा, शॉर्ट होगा और थिक होगा, यानी कि मोस्ट कंडेंस्ड। आपको मेटाफेज पर जो क्रोमोसोम दिखाई देंगे वो साइज में बहुत छोटे होंगे। छोटे क्यों होंगे? क्योंकि वो पूरी तरह सुखड़े हुए, पूरी तरह कंडेंस्ड होंगे। तो मेटाफेज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं, शॉर्ट और थिक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो यहां पर ये खत्म होता है हमारा मेटाफेज। इससे बाहर मेटाफेज में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आप देख लेते हैं फटाफट से एनसीईआरटी। सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे, अपने सामने रख लेंगे। आ जाइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। मैं जब तेरे ख्वाब वाली रात तुरे मैं तुरिया बना हने तो जावे मुड़िया जिंदे रहंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे मेरा वा तेरे नाल वांगू मुड़िया। आओ बेटा, मेटाफेज पहली ही लाइन देखो कितनी प्यारी है।
द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर एनवेलप का पूरी तरह गायब हो जाना ही इस बात का सबूत है कि माइटोसिस की दूसरी फेज यानी कि मेटाफेज शुरू हो गई है। चलिए, पहली इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। देखो क्या कह रहा है, मेटाफेज में जब आ जाता है कोई डिवाइडिंग सेल तो क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट हो जाता है। माने जितना क्रोमोसोम कंडेंस हो सकते हैं वो मेटाफेज में हो सकता है, इससे ज्यादा कंडेंसेशन नहीं होता। तो ये लाइन भी सीधी पूछ ली जाती है, स्टार लगा लेना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, पूरा हो जाता है मेटाफेज में, और हम क्रोमोसोम्स को बड़े सुंदर तरीके से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टडीड। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो आप मेटाफेज पर ही जाते हो। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर आते जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको पकड़कर कौन रखता है, सेंट्रोमियर। वो मैं आपको बता ही चुकी हूं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ये हम पूरा डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे। प्रॉपर उसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, बीच में सेंट्रोमियर होगा जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़कर रख रहा है, और उनके दोनों तरफ काइनेटोकोर होगा। दीज स्ट्रक्चर किसको कह रहा है, वो काइनेटोकोर को कह रहा है। चाहे तो इसको मार्क कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना। दीज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये लाइन भी सीधा पूछ लेता है, स्टार लगा लेना। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कहां जाकर जुड़ते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। ठीक है, चलिए, फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर मतलब जिस दौरान स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं उसी दौरान काइनेटोकोर भी क्या होता है, अच्छे से फॉर्म हो जाता है। चलिए, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। हाँ, बड़ी लंबी लाइन है, कहीं कॉमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं। लाइनें जटिल लग रही होंगी, हैं बहुत आसान। ये 4-5 लाइन में उसने क्या कहा है कि मेटाफेज में आते आते सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर यानी कि सेल के बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं, जिसमें से एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। भाई यहां पर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड हैं, जिसमें से ये जो एक क्रोमैटिड है ऊपर वाला क्रोमैटिड, इसका जो काइनेटोकोर है वो इस वाले पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है, और जो दूसरा क्रोमैटिड है उसका जो काइनेटोकोर है वो दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। ये लिखा हुआ है 4 लाइनों में कि क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर के साथ एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है एक पोल से, और उसी क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है दूसरे पोल से। ये लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। The plane of the alignment of the chromosome at metaphase is called as metaphasic plate. The plane of alignment, क्या कह रहा है बेटा, the plane of alignment, plane मतलब प्लेन, जगह, वो प्लेन सेल में, वो प्लेन जहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम आकर अरेंज हो जाते हैं, इस प्लेन को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये 2 मेन पॉइंट उसने बताए हैं मेटाफेज के। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो डॉट लगा के नीचे 2 पॉइंट दे रखे होते हैं ना, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एज इट इज उठा के दे दिए जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है मेटाफेज के बारे में,
स्पिंडल फाइबर अपने आप को काइनेटोकोर से जोड़ लेते हैं और क्रोमोसोम जो है वो सारे इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर उन्हें एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। ये दो चीजें मेटाफेज पर होती हैं। चलिए डायग्राम देख लेते हैं एक बार मेटाफेज का। मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी में जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना बेटा, एनसीईआरटी में जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो थोड़ी जटिल है, शब्द थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन सवाल इसी किताब से बनता है, एज इट इज लाइनें आ जाती हैं। तो हमें एनसीईआरटी में लिखी हुई इंग्लिश को समझना सीखना है और उसे कैसे डिकोड करना है ये भी सीखना है। धीरे धीरे हमें आ जाएगा जैसे जैसे हम रोज एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये डायग्राम दे रखा है। ऊपर वाले डायग्राम में क्या लिखा है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ऊपर वाले डायग्राम में क्या लिखा है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी कि जब सेल प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहा है। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। जब सेल में प्रोफेज से मेटाफेज में जाने का बदलाव हो रहा है तो उस दौरान देखो क्या देखने को मिल रहा है? स्पिंडल फाइबर खुद को किससे जोड़ रहे हैं? क्रोमोसोम्स से। देखो स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को किससे जोड़ रहे हैं? क्रोमोसोम से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं सारे आके अरेंज हो जाओ सेंटर पे। तो देखो जब प्रॉपर मेटाफेज आ जाएगी तो सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पर अरेंज हो जाएंगे। ओके, चलिए चलो मेरे बच्चों, तो यहां पर खत्म हुआ हमारा मेटाफेज। अब हम पढ़ते हैं एनाफेज। तो सारे बच्चे पेन नीचे रखेंगे और सुनेंगे। सवाल बच्चे बोलेंगे मैम पोल करवाओ पोल करवाओ। मेटाफेज से दो ही सवाल पूछे जाते हैं बेटा। क्या पूछा जाएगा? पहला, इसके दौरान स्पिंडल फाइबर खुद को क्रोमोसोम के कौन से हिस्से से जोड़ते हैं? तो आप कहोगे काइनेटोकोर से। दूसरा, अगर आपको सेल की क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आप कहां जाओगे? तो आप बोलोगे मेटाफेज पर। चलिए अब पढ़ते हैं एनाफेज। सारे बच्चे पेन नीचे रखेंगे और मुंडी ऊपर कर लेंगे, सुनेंगे, इमेजिन करेंगे। जो बोलती जाऊंगी उसको अपने हेड में इमेजिन करो और फिर हम लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। अभी क्या सीन चल रहा है सेल के अंदर? अभी क्या सीन चल रहा है? सारे क्रोमोसोम सेंटर पर अरेंज्ड है ना? ये सीन चल रहा है, सारे सेंटर पर है। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इसके पास, इस क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड हैं? दो। एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड ये। ठीक है, ऐसे सारे क्रोमोसोम सेंटर पर अरेंज्ड है। इस वाले क्रोमैटिड से ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है और इस वाले क्रोमैटिड से नीचे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। अब देखना क्या होगा एनाफेज में, क्या होगा ध्यान देना। ये क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसके पास दो क्रोमैटिड है। ऊपर भी इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, नीचे भी स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डिसेंबल होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बने थे, यहां टूटना शुरू होंगे, डिसेंबल होना शुरू होंगे। तो क्या करेंगे? इस वाले क्रोमैटिड को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस वाले क्रोमैटिड से जो स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है वो इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे वो नहीं होता टग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं, इधर भी टीम होती है इधर भी टीम होती है, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं, ये इधर अपनी तरफ ये इधर अपनी तरफ। तो ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो इस क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो इस क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो होता क्या है? एक क्रोमोसोम के जो ये दो क्रोमैटिड है अलग हो जाते हैं। इन दोनों क्रोमैटिड को जोड़कर किसने रखा था? सेंट्रोमियर ने, है ना? ये एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड थे बेटा, इनको जोड़ के कौन रख रहा था? इनको जोड़ के रख रहा था सेंट्रोमियर। तो होता क्या है? इधर की तरफ से भी खिंचाव बनता है और इधर की तरफ से भी खिंचाव बनता है। तो जो इनका सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और जैसे ही इनका सेंट्रोमियर धाड़ से स्प्लिट होता है तो ये दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं।
ये वाला अलग और ये वाला अलग। ये वाला क्रोमैटिड इस वाले पोल पर चला जाता है और ये वाला क्रोमैटिड इस वाले पोल पर चला जाता है। यानी कि क्या हुआ है एनाफेज पर? एनाफेज पर स्पिंडल फाइबर के खिंचाव की वजह से एक सिंगल क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स थे वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिसने उनको जोड़कर रखा था वही टूट जाता है। खिंचाव पड़ने की वजह से सेंट्रोमियर जिसने इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखा था वो टूट गया, और वो टूट गया तो इन्हें कौन जोड़ के रखेगा? दोनों अलग हो जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एनाफेज? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जाने कितने बार यह सवाल पूछा गया है। माइटोसिस के एनाफेज पर क्या होता है? सेंट्रोमियर टूट जाता है, और सेंट्रोमियर के टूटने की वजह से देयर इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। एक क्रोमैटिड ऊपर पहुंच गया, एक क्रोमैटिड नीचे पहुंच गया। अब ध्यान देना, ये जो एक क्रोमैटिड ऊपर पहुंचा है और ये जो एक क्रोमैटिड नीचे पहुंचा है, अब हम इन्हें कहते हैं फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स। जो ये वाला क्रोमैटिड है ये एक सेल को दे दिया जाएगा और ये वाला क्रोमैटिड दूसरे सेल को दे दिया जाएगा। याद है एक सेल में क्रोमोसोम कैसे पड़े हुए थे? ऐसे ही तो पड़े हुए थे। हमने उन्हें ऐसा कब बनाया था? एस फेज में। भैया एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है। एक सिंगल क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है, लेकिन एक सिंगल क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड कब हुए? एस फेज के बाद। यानी कि जो एक नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में सारे क्रोमोसोम ऐसे ही तो पड़े हुए हैं, सबके पास सिंगल क्रोमैटिड है। पर फिर इस सेल ने डिसाइड किया कि फिर इसे डिवाइड करना है, तो फिर एस फेज में ये सारे क्रोमोसोम ऐसे हो गए। मतलब सारे क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमैटिड हो गए। अब हमें इस सेल को डिवाइड करके अल्टीमेटली दो डॉटर सेल बनाने हैं। तो जो ये दोनों डॉटर सेल होंगे बेटा, ये जो दोनों डॉटर सेल होंगे ये बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होंगे। ये दोनों डॉटर सेल बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होंगे। तो भैया इनमें भी तो क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े होने चाहिए, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाले। ये जो अल्टीमेटली जब डिवीजन खत्म हो जाएगा तो हमें दो डॉटर सेल मिलेंगे बेटा, और वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होने चाहिए। तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम कैसे पड़े हुए थे? ऐसे सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाले। तो भैया डॉटर सेल में भी तो सारे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाले ही होंगे। बात समझ आ गई? तो बेटा जी एनाफेज पे क्या हुआ? एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड थे, हमने दोनों को अलग कर दिया। तो ये वाला क्रोमैटिड अब फ्यूचर क्रोमोसोम है जो एक डॉटर सेल में जाएगा, और ये वाला क्रोमैटिड भी फ्यूचर क्रोमोसोम है जो दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ सारे बच्चे मुझे, जल्दी बताओ मैं सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में, ये बात समझ आई कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो रे। ये बात समझ में आई कि हमने सेंट्रोमियर को तोड़ा, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स को अलग कर दिया। अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है जी? चलो फिर तो ये होगा बेटा बस एनाफेज पे। आ जाओ अब फटाफट से लिखते हैं। Anaphase is the third phase of karyokinesis. ये कैरियोकाइनेसिस की तीसरी फेज हो गई। चलिए जी आ जाइए,
इसमें क्या क्या होना है, आ जाओ बेटा फटाफट से लिखते हैं क्या क्या होना है। सबसे पहला काम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सब पे लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर टूट जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनका अलग हो जाना, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है मूवमेंट ऑफ दीज क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। मूवमेंट ऑफ दीज chromatids towards opposite poles. क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन मेजर चीजें होती हैं एनाफेज पर। लिख लिया आप, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। ये तो सवाल जाने कितनी बार पूछा गया है, जाने कितनी बार। सेंट्रोमियर टूट जाता है जिसकी वजह से एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं और फिर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे पोल पर जाता है, एक दूसरे पोल पर जाता है। डन 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 डन। इतना सबने लिख लिया बेटा, इतना सबने लिख लिया, जल्दी बोलो। चलिए आ जाइए, डायग्राम बनाते हैं। छोटा बन गया ये। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी बेटा, मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक, तो स्पिंडल फाइबर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाते हैं इसको, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। राइट, तो स्पिंडल फाइबर्स विल स्टार्ट डिसेंबल, क्योंकि हमें पता है स्पिंडल फाइबर में टिब्यूलिन प्रोटीन है बेटा। टिब्यूलिन प्रोटीन क्या नहीं होता, सुखड़ता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि टिब्यूलिन प्रोटीन, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन के। और सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था टिब्यूलिन प्रोटीन रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो असेंबल या डिसेंबल होता है। यहां पे स्पिंडल फाइबर डिसेंबल होना शुरू हो जाएंगे।
starts to disassemble and will exert pressure. और क्या करेंगे? प्रेशर लगाना शुरू करेंगे. Will exert pressure on centromere. और सेंट्रोमियर पे प्रेशर लगाएंगे. जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से होगी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. जिसकी वजह से सेंट्रोमियर टूट जाएगा. ऊपर की तरफ से भी फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ से भी, तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा. जिससे क्या होगा? सेपरेशन होगा क्रोमैटिड्स का. वो अगली स्लाइड में बनाते हैं. इतना बना लिया बेटा? इतना बना लिया? जल्दी बोलो. जुबिडोबे जुबिडोबे पंपारा जुबिडोबे पारम पम जुबिडोबे नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन. चलो अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं. नेक्स्ट डायग्राम में हम बनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे. यहां पे तो मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी चीज और दिखाने वाली हूं. पकड़ा जा बाबू उन्ना रहा दिल पे काबू. ये टूट गया सेंट्रोमियर. चल गया कोई जादू क्या कर गई हसीना. कागज था ये मेरा दिया. अब बच्चे कहेंगे मैम क्या बना रही हो? अरे मैम यार क्या बना रही हो? अभी बताऊंगी बेटा मैं क्या बना रही हूं. अरे बंदा दिल की बातों को नहीं जानता आशिक. खड़े हैं हम भी राहों में ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता. अब देखो बेटा, देखो मेरे बच्चों क्या हुआ. एक क्रोमैटिड ऊपर था, एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ था. राइट. प्रेशर पड़ा तो इसका ये जो सेंट्रोमियर है बीच से टूट गया. सेंट्रोमियर बीच से टूट गया तो सेंट्रोमियर का कुछ हिस्सा इस वाले क्रोमैटिड के साथ चला गया ऊपर की तरफ और सेंट्रोमियर का कुछ हिस्सा इस वाले क्रोमैटिड के साथ चला गया नीचे की तरफ. इतना समझ में आया? प्रेशर पड़ने की वजह से सेंट्रोमियर टूटा, उसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ कुछ हिस्सा नीचे की तरफ. तो ये वाला क्रोमैटिड ऊपर जाएगा, ये वाला क्रोमैटिड नीचे जाएगा. राइट. आप ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बड़ी प्यारी है. ये क्रोमोसोम है दो क्रोमैटिड के साथ, है ना. तो क्या होगा, ये सेंट्रोमियर से क्या जुड़ा हुआ था? काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर. इसने ऊपर की तरफ खींचा तो सेंट्रोमियर का कुछ हिस्सा स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहा, है ना. और इस वाले क्रोमैटिड को ऊपर लेके चला गया, इस वाले क्रोमैटिड को ऊपर लेकर चला गया. ऐसे ही इधर वाला स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमैटिड को नीचे लेके चला गया. तो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये तो आगे की तरफ चलता है और जो क्रोमैटिड है वो पीछे लटका हुआ आता है यूं. मतलब इमेजिन करो, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ऊपर खींचा चला जाता है
और जो क्रोमैटिड है वो पीछे लटका हुआ आता है यूं उससे। इमेजिन करो आप किसी की मुंडी पकड़ के खींच रहे हो, ये मुंडी सेंट्रोमियर आप पकड़ के खींच रहे हो, तो बाकी नीचे की बॉडी लटकी हुई आएगी ना। तो हम तो सेंट्रोमियर को पकड़ के खींच रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ जो काइनेटोकोर था उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था। तो हमने किसे पकड़ के खींचा, सेंट्रोमियर को ऊपर पकड़ के खींचा, तो सेंट्रोमियर तो खींचा चला जा रहा है ये बीच वाला, और क्रोमैटिड उसके पीछे लटका हुआ आ रहा है। तो देखो एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी लाइन, व्हेन द क्रोमैटिड सेपरेट, जब एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड अलग होते हैं तो अगुवाई कौन करता है, आगे कौन रहता है, लीडर कौन होता है, सेंट्रोमियर, और जो क्रोमैटिड है वो पीछे लटका हुआ आता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब क्रोमैटिड टूटता है तो सेंट्रोमियर का जो क्रोमैटिड है उसका सेंट्रोमियर लीड्स, वो आगे आगे चलता है, एंड द क्रोमैटिड ट्रेल्स बिहाइंड, क्रोमैटिड पीछे लटका हुआ आता है, जिसकी वजह से आपको क्रोमैटिड की शेप दिखाई देगी। याद है मैंने बताया था कि क्रोमोसोम कई तरह के होते हैं, याद है मेरे बच्चों? अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच है, कहां बताया था, ये सेल चैप्टर में बताया था। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच होता है क्रोमैटिड के तो वो मेटासेंट्रिक होता है। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो सब मेटासेंट्रिक होता है। अगर थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है तो वो एक्रोसेंट्रिक होता है, और बिल्कुल एंड पर पहुंच जाता है तो वो टीलोसेंट्रिक होता है। याद है कहां डिस्कस किया था, सेल चैप्टर में, कि जो क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर कहां होगा, ये पोजीशन जो सेंट्रोमियर की होगी उसके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को 4 तरह का कहा था, याद है ना? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो इमेजिन करो कि इसको कोई इधर से खींच रहा है, इधर से पकड़ के खींच रहा है, तो सेंट्रोमियर तो आगे जा रहा है और ये जो क्रोमैटिड है पीछे लटका हुआ आएगा। तो इसकी शेप आपको कैसी दिखाई देगी, देखो ऐसी दिखाई देगी ना, कैसी दिखाई दे रही है ये, वी शेप, वी शेप। इमेजिन करो कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये जो क्रोमैटिड है इसके बीचों बीच सेंट्रोमियर है, और आप इस सेंट्रोमियर को पकड़ के खींच रहे हो, तो क्रोमैटिड की जो दोनों आर्म्स हैं, क्रोमैटिड की जो दोनों आर्म्स है वो पीछे लटकी हुई आएंगी। तो कैसी शेप आपको दिखाई देगी, वी शेप। ऐसे ही आप इसके सेंट्रोमियर को इधर से पकड़ के खींच रहे हो तो कैसी शेप का दिखाई देगा आपको, ये देखो एक्रोसेंट्रिक, ऐसा दिखाई देगा। दिस इज एल शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक को पकड़ के खींचो इधर से तो ये कैसा दिखाई देगा, जे शेप्ड। अब बच्चे कहेंगे मैम एल शेप्ड और जे शेप में फर्क क्या है? बेटा जे में ये थोड़ा सा निकला होगा ऐसे, और एल में ये ऐसा होगा, यानी कि ये हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा। देखो कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें तो जे और एल में फर्क ही नहीं लग रहा। अरे भैया लग रहा है, इसमें ये वाली जो आर्म है ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन यहां देखो ये वाली आर्म बिल्कुल छोटी है, तो ये जे शेप्ड है, ये जे शेप्ड होगा। और फिर टीलोसेंट्रिक में तो आप इसे इधर से पकड़ के खींचोगे तो भैया ये की तरफ है, कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा ही दिखाई देगा, आई शेप्ड। ये कैसा है, आई शेप्ड, राइट। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच है तो ऐसा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, और अगर आप सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचोगे तो जो उस क्रोमैटिड की दोनों आर्म्स हैं, आर्म्स वो ऐसी लटकी हुई आएंगी पीछे। तो एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसी शेप का दिखाई देता है, वी शेप का। एक सब मेटासेंट्रिक कैसी शेप के दिखाई देता है, एल शेप का। एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, जे शेप का। और एक टीलोसेंट्रिक कैसा दिखाई देता है, आई शेप का। अगर आप ऐसे सेंट्रोमियर को पकड़ के खींच दो
तो जो इसकी दोनों आर्म्स हैं वो पीछे लटकी हुई आएंगी। तो अगर आपको क्रोमोसोम की शेप देखनी है बेटा, अगर आपको क्रोमोसोम की शेप देखनी है तो आप एनाफेज पर जाओ, आपको ये सारी शेप दिखाई देंगी एनाफेज पे। कैसे? देखो, दिख रही है, देखो सेंट्रोमियर को आपने ऊपर पकड़ के खींच लिया। आपने क्या किया? सेंट्रोमियर को ऊपर पकड़ के खींच लिया है, तो सेंट्रोमियर तो भागा जा रहा है आगे, और जो आर्म्स है क्रोमैटिड की वो पीछे लटकी आ रही हैं, तो आपको क्रोमोसोम्स की प्रॉपर शेप दिखाई देगी, है ना? तो यहां पे ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम? दैट यहां पे क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, राइट? तो ये क्या हुआ है? सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। टीलोफेज कल की क्लास में करा देंगे, तो रोना बंद करो चैट बॉक्स में। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, 2 मिनट की बात है, बस ये मुझे लेबल करने दो। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, बस मुझे लेबल करना है इस डायग्राम को, बाकी कल की क्लास में कराएंगे। तो काइंडली इम्पेशेंट होना बंद करो और इसको लेबलिंग को पूरा करो, चैट बॉक्स मत भरो, जो मैं लिखा रही हूं वो पूरा करो। तो क्या हुआ? एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। इससे क्या हुआ? देखो, one chromatid moves to opposite pole, move to one pole, other chromatid moves to other pole। तो एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा क्रोमैटिड दूसरी पोल की तरफ जाएगा। ठीक है? तो एक क्रोमैटिड अलग अलग हो गए, एक इस वाले पोल की तरफ जा रहा है, एक इस वाले पोल की तरफ जा रहा है, जिसमें जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर टेक्स लीड, सेंट्रोमियर आगे की तरफ भागा जा रहा है, टेक्स लीड एंड the chromatid trails behind, and the chromatid trails behind। trails behind मतलब जो क्रोमैटिड है वो पीछे लटका हुआ आ रहा है, और लीडर कौन है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है वो तो ऊपर की तरफ खिंचा चला जा रहा है, वो लीड ले रहा है, और जो आपका क्रोमैटिड है वो पीछे लटका हुआ आ रहा है, माने ट्रेल्स बिहाइंड। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस द डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन। ड्यू टू दिस द डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि यहां पर सेंट्रोमियर टूटा और एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड अलग अलग हो गए, जिसमें सेंट्रोमियर तो आगे की तरफ भागा चला जा रहा है और जो क्रोमैटिड है वो पीछे की तरफ लटका आ रहा है, वो ट्रेल बिहाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से आपको क्रोमोसोम्स की प्रॉपर शेप दिखाई देगी। बात समझे? बात समझे? तो यहां से सवाल क्या आता है बताती हूं। इतना सबने लिख लिया? आगे चले? तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा देखो, टू सी द वेरियस शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपको क्रोमोसोम की अलग अलग शेप्स देखनी है तो फिर आप कहां जाओगे?
कौन कौन सी वी शेप, एल शेप, आई शेप, जे शेप और आई शेप, आपको ये अलग अलग अगर शेप देखनी है क्रोमोसोम्स की तो फिर आप कहां जाओगे, आप कहोगे एट एनाफेज। तो दो तरह के सवाल बनते हैं। अगर वो आपसे ये पूछेगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, मॉर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम की, तो आप कहां जाओगे, तो आप बोलोगे मेटाफेज पर। लेकिन अगर वो ये पूछेगा कि आपको अलग अलग शेप्स देखनी है, वी शेप, एल शेप, आई शेप, जे शेप, तो आप कहां जाओगे, तो आप बोलोगे एनाफेज पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में बढ़ाएंगे आगे। एनाफेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कल की क्लास में कराऊंगी, तो आप अच्छे से एनाफेज पढ़कर आना। टेलोफेज करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे, माइटोसिस खत्म करके विल ट्राई टू स्टार्ट मियोसिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? चलो आज के लिए इतना रखते हैं। तो आई होप इतना आपको एनाफेज के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, स्प्लिटिंग करी सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर को तोड़ा तो हमें क्रोमोसोम्स की अलग अलग शेप्स दिखाई दी। अच्छा, एक चीज और बस लिख लो जाते जाते, छोटी सी, बाकी क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगी। चलो छोड़ो, कल की क्लास में ही कराती हूं। चलिए, कल खूब सारे पोल्स करेंगे। कल पोल्स के लिए रेडी रहना। आज पोल्स में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो मैं नहीं करा रही हूँ, वो मेरे सिस्टम की वजह से आ रहा है। तो कल की क्लास में खूब सारे पोल्स करेंगे, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज से रिलेटेड, ठीक है बेटा। और मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, आज की क्लास, कल की क्लास, सेल साइकिल की सारी क्लास पढ़ लो, बैकलॉग मत करना। कल की क्लास में मिलते हैं, राइट? चलिए फिर, गुड नाइट, बाय ऑल, लव यू ऑल। ध्यान रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो डेली थोड़ा थोड़ा। बाय।